हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। हमारा इससे पहले वाला टॉपिक था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, जिन्होंने किन किन व्यक्तियों ने अपना योगदान निभाया था समाजों के प्रति, समाजों को सुधारने के लिए। लेकिन अभी अगला चैप्टर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 19वीं शताब्दी में शुरू होता है। यह आंदोलन प्रथम, दूसरा, तीसरा चरण, जो प्रथम चरण होता है 1885 से 1905 तक प्रथम चरण इसका चलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और उसके बाद दूसरा चरण चालू होता है जो 1905 से 1919, और तीसरा चरण 1919 से 1947 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक हमें 3 टॉपिक बनाना है और 3 वीडियो इसका ऊपर बनेगा। भी लगातार देखते रहिए हर वीडियो के बारे में। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूं 2 दिन तक, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूं जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रहा हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ इनका योगदान क्या क्या रहा था। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के कारण हम बता देते हैं आपको कि राष्ट्रीय आंदोलन का कारण क्या था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय भावना जो थी, राष्ट्रीयता की भावना के विकास में पाश्चात्य शिक्षा जो थी और पाश्चात्य साहित्य, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हुआ क्या था, इनका कारण ये था राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। तो इनके विकास में पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य के जो चिंतकों और विचारकों के कुछ लोग थे, इन्होंने समानता तथा स्वतंत्रता के विचारों को अभिव्यक्त कर व्यक्तियों के देश के प्रति प्रेम इन्होंने जागृत किया था। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति हेतु आंदोलित किया। इन लोगों को, इन व्यक्तियों को स्वतंत्रता के आंदोलन की प्राप्ति हेतु इन्होंने आंदोलित इन लोगों को किया था, जिसमें कि जो राष्ट्रीयता होती है ना, राष्ट्रीयता नवोदित हुई और भारत में राष्ट्रवाद का उदय भी हो गया इसी के साथ में। तो इन्होंने क्या करा कि पाश्चात्य के चिंतकों और पाश्चात्य जो विचारक थे कुछ लोग, इन्होंने समानता तथा स्वतंत्रता के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्ति हेतु उनको आंदोलित किया। और उसके बाद में राष्ट्रीयता नवोदित हुई और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय भी शुरू हो गया था। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण नीति थी, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति राष्ट्रीय चेतना जागृत का कारण बन जाती है ना। जो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति जो थी, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए प्रेरित कर देती है, यानी कि इनका कारण, एक प्रमुख कारण भी बन जाती है। कौन सी? अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण नीति जो अंग्रेज अपना रखे थे, वही राष्ट्रीय आंदोलन का कारण बन जाती है। इसके बाद में अंग्रेजी सरकार अपनी व्यापारिक नीति द्वारा भारत के सभी जो कुटीर उद्योग हुआ करते थे, भारत की सभी जितने भी कुटीर उद्योग थे उनको नष्ट करना चाहती थी, है ना। जो अंग्रेजी सरकार की व्यापारिक नीति जो थी, तो भारत की सभी कुटीर उद्योग को नष्ट करना चाहती थी। और कृषि तथा व्यापार का भी पूर्ण तरीके से उन्होंने पतन करना चाहते थे। तो जिससे जो कि भारतीय बेरोजगार दयनीय हो गए। और उसके बाद में क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने प्रमाणित किया कि अधिकांश धन इंग्लैंड में चला गया। दादा भाई नौरोजी ने प्रमाणित करके बताया कि जितना भी भारत का अधिकांश धन है वो तो इंग्लैंड में चला गया, तभी हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए ने आर्थिक शोषण नीति भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया। तो आर्थिक शोषण नीति जो सभी जितनी भी थी वो अंग्रेजों के हाथ में थी, इसीलिए इंग्लैंड चले गए। तो आर्थिक शोषण नीति को भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इनको भी ये भी प्रेरित कर देती है। कौन सी? आर्थिक शोषण नीति। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली तथा जर्मन, मिस्र आदि ने राष्ट्रीयता भावना को तेजी से विकसित कर दिया। क्या कि जो
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली जर्मन और मिस्र ये भी ये देश भी राष्ट्रीयता भावना को तेजी से विकसित करने में सक्षम हो गए। तो इसी के साथ इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रीय प्रेम जागृत हो गया। इन सभी कारणों से क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई और इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, कांग्रेस का जन्म उन सभी कारणों से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गए। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए कांग्रेस का जन्म होना जरूरी था, कांग्रेस का जन्म होना अति आवश्यक था। इसीलिए भारत में कांग्रेस का जन्म हो गया। और देखो, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। उससे क्या हुआ, कांग्रेस का जन्म हुआ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 1985 में मुंबई यानी कि बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भी कांग्रेस की स्थापना के साथ ही माना जाता है। क्या हुआ था, बंबई में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इसी के साथ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भी कांग्रेस के साथ ही माना, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो रही थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भी कांग्रेस की स्थापना के साथ ही मान देते हैं। और 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक के काल में, है ना, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशक के काल में इनका आंदोलन मतलब इनका प्रारंभ होता है। तो जहां सामाजिक धार्मिक एवं शिक्षा का प्रसार एवं प्रेस की भूमिका, 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम एवं अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दे दिया। तो क्या हुआ, धार्मिक सामाजिक सुधार एवं शिक्षा का प्रसार एवं प्रेस की भूमिका और 1857 का स्वतंत्र संग्राम और अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति एवं इन्होंने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दे दिया। इसके बाद में भारत में राष्ट्रवादी चेतना का चरम उत्कर्ष भी 1885 से ही माना जाता है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का रूप हो गया, राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के रूप में हुआ। तो इनका जो चरम उत्कर्ष भी इनका कब हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ। इसके बाद में एक इनकी संस्था का स्थापना होती है। प्रथम संस्था थी जो बंगाल में राजाराम मोहन राय, देख लो आप, राजाराम मोहन राय के जो सहयोगी कुछ लोग थे। तो राजाराम मोहन राय के सहयोगी इसके उन्होंने 1836 में एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशन सभा के नाम से जिसको जाना जाता है। तो इन्होंने बंग भाषा प्रकाशन नामक एक सभा की स्थापना की। तो राजाराम के कुछ सहयोगी ने एक प्रथम संस्था बंगाल में स्थापित की जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशन सभा। 1843 में अन्य संस्था भी बनाई गई थी। 1843 में अन्य संस्था भी बनाई गई, जैसे कोलकाता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में एक अन्य संस्था का बनाई गई जिसको बंगाल में जो कोलकाता में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो उसका संस्थापक था जॉर्ज थॉमसन। उसका संस्थापक जो हुआ करता था जॉर्ज थॉमसन ने 1852 में मुंबई जगन्नाथ सरकार ने 1852 में मुंबई में जगन्नाथ शंकर ने क्या करा, बम्बई एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की 1852 में। कौन, जगन्नाथ शंकर ने बम्बई में एक बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की और एक उन्होंने राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो राजनीतिक संस्था की स्थापना इंडिया लिंक की स्थापना हुई। एक राजनीतिक संस्था जिसका नाम है इंडिया लिंक, इनकी स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। 1875 में राजनीतिक संस्था जिसको इंडिया लीग के नाम से जाना जाता है। तो शिशिर कुमार ने 1872 में शिशिर कुमार घोष ने 1872 में इंडिया लीग की स्थापना की। अगले कुछ वर्षों में एक अधिक प्रगतिशील संस्था की स्थापना की। तो
सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में जुलाई 1876 में इंडिया एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगले ही साल मतलब एक प्रगतिशील संस्था का स्थापना की जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में की गई, जिसको किस नाम से जानते हैं, इंडिया एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस समय तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं बनी जो राष्ट्रीय स्तर हो या फिर कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत हो। तो ऐसी कोई भी संस्था की स्थापना नहीं की गई इस समय तक कि मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर कार्य क्षेत्र में संपूर्ण भारत हो, ऐसी कोई भी संस्था की स्थापना नहीं की। तो 1884 में नामक एक संस्था की स्थापना की, जो अवकाश प्राप्ति अंग्रेज अधिकारी जो था, अवकाश प्राप्ति अंग्रेज अधिकारी जो था, इनके प्रयत्नों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई, है ना। तो 1884 में एओहुम नामक एक व्यक्ति था, तो वहाँ पर एओहुम नामक एक अवकाश प्राप्ति अंग्रेज अधिकारी थी, इनके प्रयत्नों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। और 1875 में पूना में देश में प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बैठाया गया, जो दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास पेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में एक अधिवेशन या एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना के साथ ही 1885 में पूना में जो देश के प्रतिनिधियों की एक सम्मेलन बुलाया गया, जो दिसंबर 1885 में मुंबई के कौन से गोकुलदास पेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में बैठाया गया था। और उसकी अध्यक्षता कोलकाता के एक प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद, जिसको व्योमेश चंद बनर्जी कहते हैं, इस संस्था में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इन्होंने व्योमेश चंद बनर्जी ने इस संस्था में क्या करा कि एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव के अनुसार भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माना गया। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, है ना। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भारत के अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे, जिनमें था दादा भाई नौरोजी एवं फिरोज शाह मेहता एवं दिनसा एदलजी बाचा एवं काशीनाथ तेलंग एवं नारायण गणेश चंद्रावकर और वी माधवाचार्य उपस्थित रहे थे इस अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। तो ये दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा एदलजी एवं एदलजी वाचा एवं काशीनाथ तेलंग एवं नारायण गणेश चंद्रावकर एवं वी माधवाचार्य आदि ये उपस्थित थे। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, कितने, इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, अन्य भी दूसरे लोग थे, जो कुछ प्रतिनिधि ये ऐसे थे व्यक्ति जो उपस्थित रहे थे, लेकिन उनमें क्या हुआ था, 72 प्रतिनिधि और भी उपस्थित रहे थे, इन्होंने भाग लिया। फिर दूसरा अधिवेशन शुरू होता है, जो कोलकाता में 1886 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में देश के विभिन्न भागों से आए थे। कितने 436 प्रतिनिधि आए, और इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते जा रहे थे। तो क्या हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। दूसरा अधिवेशन शुरू हुआ जो कलकत्ता में 1886 में हुआ, तो उसमें दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और देश के विभिन्न भागों से कुछ लोग आए थे, कुछ प्रतिनिधि आए थे जो 436 थे। तो इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन जो था प्रतिवर्ष होता ही जा रहा था, और इसमें भाग लेने वालों की संख्या तो निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या आप देख रहे हैं कि 72 पहले 72 हुए, 72 से 436, ऐसे करते करते अभी दूसरा तीसरा अधिवेशन चालू हो गया, तो इनकी संख्या निरंतर, भाग लेने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। तो इसे में क्या हुआ कि शीघ्र ही कांग्रेस लोकप्रिय हो गए, है ना। और एओहुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता भी इसको मानते हैं। तो एओहुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता मानते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने कर देते हैं। और एओहुम जो था कांग्रेस की स्थापना भी यही करते हैं, आपको भी पता है। तो इसके बाद में क्या हुआ था, जो वायसराय था, वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में इस संस्था
ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो क्या हुआ, जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, इनकी अध्यक्षता में ये संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया। और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। आपको मैंने पहले बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, दूसरा और तीसरा चरण भी होता है, जो 1947 तक, 1885 तक देखोगे प्रथम चरण, लेकिन तृतीय चरण 1947 लास्ट देखोगे, जहां भारत आजादी हो जाएगी। तो 1885 से 1905 तक जो काल शुरू होता है उसे नरमपंथी उदारवादियों का काल भी कहा जाता है। इसमें उदारवादी काल के दौरान क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर भारत के उदारवादी नेता के हाथ में हो गई थी। क्या हुआ था, उदारवादियों काल का जो दौरान शुरू हो रहा था, उदारवादियों काल जब शुरू हुआ तो उसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर भारत के उदारवादी नेता के हाथ में हो गई थी। और आप देख रहे हैं कि इन नेताओं में दादा भाई नौरोजी था। आपको मैंने पहले कुछ अध्यक्षों के नाम बताया था जो मतलब भारत के प्रसिद्ध नेता थे, जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले थे। तो इनमें भी जो नेताओं थे, इनमें भी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा एदलजी वाचा एवं गोपाल कृष्ण गोखले एवं मदन मोहन मालवीय तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि इन लोगों ने इनमें भी भाग लिया। और उदारवादी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये नहीं थे। क्या हुआ था, इनके भाग लेने के बाद जो उदारवादी कुछ नेता थे, उन उदारवादियों में जो थे, उदारवादी क्या करे थे, अंग्रेजी के शासन के विरुद्ध नहीं थे। ये लोग चाहते थे कि इनका कुछ अलग ही विचार था, कि वो चाहते हैं कि उनका विचार क्या था, इन लोगों का जो उदारवादी थे उनका विचार यही था कि जो अंग्रेजी शासन के जाने के बाद देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसके लिए उदारवादी की मांगे निरंतर बढ़ती जा रही थी। तो जो उदारवादी की मांगे फैल जाएगी तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, व्यवस्था नहीं फैलेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी अंग्रेजों के जाने के बाद। तो इन्होंने कुछ अलग ही सोच लिया। तो उनकी मांगे कुछ थी। उन मांगों में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, तो उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को, है ना, भारतीय प्रशासनिक में सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी प्रशासन होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन अगर जाएंगे तो यहाँ पर अव्यवस्था फैल जाएगी। इसके लिए उन्होंने कुछ मांग करा। उनमें बताया है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक भारतीय प्रशासनिक उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो भारत में अंग्रेजी शासन के जाने के बाद देश में क्या हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो अव्यवस्था न फैले इसलिए अधिक से अधिक यहाँ भारतीय प्रशासनिक होना चाहिए। और उसमें वित्तीय नीति में आवश्यक सुधार किए जाए, है ना, वित्तीय नीति जी उनमें आवश्यक सुधार किए जाए ताकि भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, है ना। तो इनमें क्या हुआ था, वित्तीय नीति थी उनमें आवश्यक सुधार होना जरूरी है, कहा कि भारतीय जनता में आर्थिक स्थिति की भी सुधार हो सके। और उसके बाद में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, है ना, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना आवश्यक है ना। तो इनका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना भी बहुत आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट है कांग्रेस का, मतलब तीसरी बात जो थी कि इन्होंने कुछ बातें रखी थी, उनका मतलब है ना, देख रहे हैं कि इनका विचार जो कि अंग्रेजी शासन के बाद देश में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए उन्होंने कुछ मांगे थी। तो तीसरी इसकी मांग था कि कांग्रेस का जो विचार था कि विद्यमान न्यायपालिका प्रणाली में भी आवश्यक सुधार किया जाए, है ना, जाना चाहिए, है ना, कि जो कांग्रेस का विचार था कि विद्यमान न्यायपालिका प्रणाली है उनमें भी कुछ आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। और प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे ये लोग, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे, कहीं पर भी प्रेस यानी कि भाषण देना, कुछ भी करना, तो यहाँ पर वो स्वतंत्रता चाहते थे कि कभी भी हमारे भारत के अंदर अंग्रेजी से शासन के जाने के बाद कोई भी अव्यवस्था नहीं फैले। इसके लिए इन्होंने प्रेस की भी स्वतंत्रता और न्यायपालिका प्रणाली में भी आवश्यक सुधार, जनता की आर्थिक स्थिति में भी सुधार चाहते थे, और अधिक से अधिक भारतीय प्रशासनिक होना जरूरी है। तो इनकी ये मांग थी। और उसके बाद के एम मुंशी ने लिखा है कि यदि पिछले 30 वर्षों से, है ना, पिछले 30 वर्षों से
कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था कार्यरत न होती है ना, कि अगर पिछले 30 साल से कांग्रेस के रूप में एक अगर अखिल भारतीय कार्यरत न होती तो संभवतः गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में से किसी के भी सफल होने के आशा कम थी, यानी किसी का भी सफल होने का चांसेस कम था, है ना। अगर पिछले 30 बार मुंशी के मुंशी ने लिखा है कि अगर कांग्रेस के रूप में अखिल भारतीय संस्था, कांग्रेस के रूप में अखिल भारतीय की संस्था अगर कार्यरत न होती पिछले 30 साल से, तो क्या होता कि जो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे कुछ आंदोलन है ना, संभवतः तो कुछ आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे थे, तो इसमें से किसी भी आंदोलन का सफल होना स्वाभाविक नहीं था, यानी कि इसकी उम्मीदें कम थी कि यहाँ पर कोई सा भी आंदोलन सफल होने में असफल ही था। अगर कांग्रेस 30 साल से कार्यरत अखिल भारतीय के रूप में ना होती तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में जो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण देखेंगे, जो कितने से 1905 ईस्वी से 1919 तक देखेंगे। हाँ, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हुआ था तो 1885 से 1905 तक आपने देख लिया, लेकिन आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जो शुरू होगा वो 1905 से 1919 तक, और तीसरा हम देखेंगे 1919 से 1947 तक देखेंगे, जिसमें सभी लोग आएंगे और सभी ने अपना अपना योगदान निभाएंगे। अलग अलग प्रतिनिधि आएंगे, अलग अलग वाइसराय आएंगे, मतलब जो जनरल थे वो अलग अलग तरीके से आएंगे, और कैसा आंदोलन, जो हम रूल आंदोलन चला था राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सभी असहयोग आंदोलन, काकोरी कांड, फिर अपना 1919 का जलियांवाला बाग, ऐसे कुछ बहुत से आंदोलन आएंगे, बहुत से युद्ध भी हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, मतलब बहुत से टॉपिक ऐसा आएंगे जो हम उनमें पढ़ेंगे। जो मतलब आंदोलन शुरू होगा वो तीसरे चरण में शुरू होगा, यानी कि 1919 के बाद जो 1947 तक चलेंगे, जहां हम बहुत से युद्ध भी देखेंगे, बहुत से आंदोलन भी देखेंगे जो गांधी द्वारा चलाए गए थे और अन्य कुछ लोगों के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा जो मतलब चलाए गए, जैसे कि नरम दल और गरम दल, जो अलग अलग दो दल के में विभाजित होगा, जैसे कि बंगाल विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक देखना है हमको। तो इन टॉपिकों को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाए, और साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए वीडियो का, ताकि मेरा उत्साह और भी बढ़े और मैं अच्छे से अच्छे और भी वीडियो बना के लाऊं आपके लिए। और आई होप आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो, इस टॉपिक से पढ़ाने के लिए मेरे को कैसी उत्साह देना चाहते हैं, ऐसा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और भी मैं टॉपिक आगे बता दिया आपको कि कैसे कैसे टॉपिक आगे आने वाले हैं, कैसे कैसे वीडियो डालने वाला हूं, तो आप देखने के लिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते जाइए कि मैं कैसा क्या पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो और भी टॉपिक हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही टॉपिक से एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, और भी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो बता दीजिए आप कमेंट के माध्यम से आपको कैसा पढ़ना लगता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक भी इतना ही, बाकी कल देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण 1905 से 1919। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।